नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एनसीपी के बागी शरद पवार के सामने नाक रगड़ रहे हैं। 24 घंटे में 2 बार मुलाकात कर चुके हैं बागी, और इस बार तो अजीत पवार के साथ शपथ लेने वाले 8 मंत्री भी थे। सबसे पहले 16 जुलाई को अचानक से अजीत पवार अपने समर्थकों के साथ वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे थे और शरद पवार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के समय प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। लगभग 1.5 घंटे तक चले इस मुलाकात के बाद अजीत पवार गुट के नेताओं ने दावा किया कि वो बड़े पवार को समझाने गए थे कि एनसीपी को टूटने से बचा लीजिए। हालांकि यह साफ होना बाकी है कि इसे समझाना कहते हैं या धमकाना कहते हैं, लेकिन इससे एक बात तो साफ हो गई कि शरद पवार को दरकिनार करके चलना बागियों को मुश्किल लग रहा है, या कहें उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। दूसरे, शरद पवार ने साफ कह दिया है कि एनसीपी के नाम, झंडे और दफ्तर तीनों पर उनका अधिकार है और इसे वो हरगिज किसी को छीनने नहीं देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि वो जिस दिन चाहें बागियों को अयोग्य करार देने की फाइल आगे बढ़ा सकते हैं, और बागी ये हरगिज नहीं चाहते। उन्हें पता है कि चुनाव में शरद पवार के खिलाफ उतरने का मतलब क्या होने वाला है। शरद पवार की एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने उस बैठक के बाद साफ कहा कि उन्हें इस बैठक के बारे में पूरा पता है, और यह भी कि शरद पवार ने मुलाकात भले कर ली हो, लेकिन उन्होंने उनकी किसी भी बात पर गौर नहीं किया। अपनी तरफ से उन्होंने कुछ नहीं कहा। पूरे समय अजीत पवार ही बोलते रहे। अजीत पवार और उनके समर्थक विधायक सांसद शरद पवार को समझाने की कोशिश करते रहे कि वो भाजपा के साथ आ जाएं और सरकार का समर्थन कर दें जिसके वो खिलाफ रहे। इसी में सबका भला है, लेकिन शरद पवार ने इस पर एक भी शब्द नहीं कहा। इस मुलाकात पर चर्चा चल ही रही थी कि अगले दिन यानी 17 जुलाई को अजीत पवार एक बार फिर से सभी बागी विधायकों के साथ बड़े पवार से मिलने वाईबी चौहान सेंटर वाले दफ्तर पहुंच गए। इस बार लगभग सभी बागी विधायक उनके साथ थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, शरद पवार से मिलकर निकलने वाले विधायकों से जब पत्रकारों ने पूछा कि साहब से क्या बात हुई, तो सबने कहा उन्होंने हमारी बातों को पूरी गंभीरता से सुना। हम जो भी कहना चाहते थे उन्होंने बोलने का पूरा मौका दिया, लेकिन उन्होंने हमारी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। प्रफुल्ल पटेल भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम सब ने मिलकर उनसे अनुरोध किया कि पार्टी को टूटने मत दीजिए, एनसीपी को एकजुट बनाए रखिए, लेकिन हमारी भी बात पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। 24 घंटे के भीतर दूसरी बार अजीत पवार और शरद पवार की इस मुलाकात से महाराष्ट्र में सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने एक बात जो कही वो साधारण नहीं है। उन्होंने कहा हम नहीं जानते आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है। मतलब अजीत पवार खुद और उनके साथ गए तमाम बागी शरद पवार का दिमाग पढ़ने गए थे, लेकिन नाकाम होकर वापस लौटे। इससे एक बात तो साफ हो गई कि शरद पवार और अजीत पवार दोनों एक ही खेल के हिस्से नहीं हैं। अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं और खुलकर खिलाफ हैं। बस अजीत पवार की हिम्मत नहीं हो रही है शरद पवार पर हमला बोलने की। उन्हें पता है कि जिस दिन भी वो ये हिमाकत करेंगे कहीं के नहीं रहेंगे। शरद पवार इस मुलाकात के बाद बंगलुरु के लिए रवाना हो गए, जहां विपक्षी दलों की बैठक चल रही थी। 28 दलों के नेता जमा थे, लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि 24 घंटे के भीतर शरद पवार और अजीत पवार गुट की इन 2 मुलाकातों ने महाविकास अघाड़ी के भीतर एक अविश्वास पैदा कर दिया कि पता नहीं शरद पवार कौन सा खेल खेल रहे हैं, कब पलटी मार दें। शिवसेना यूबीटी के बड़े नेता संजय राउत तो इस पर तंज कसे बिना खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने कहा हम होते तो इन लोगों को भाव ही नहीं देते, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हर पार्टी शिवसेना जैसी नहीं होती। संजय राउत ने कहा कि हम होते तो ऐसे गद्दारों और अवसरवादियों के लिए दोबारा दरवाजा ही नहीं खोलते, लेकिन सबकी विचारधारा उद्धव ठाकरे जी जैसी नहीं होती। संजय राउत ने साथ में यह भी कहा कि जिन लोगों ने विश्वासघात किया और धोखा दिया है उनके लिए दरवाजे नहीं खोलने चाहिए। राउत ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए शरद पवार को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा कि हम शरद पवार की जगह होते तो अजीत पवार के लिए गेट ही बंद कर देते, लेकिन पवार साहब का कैरेक्टर थोड़ा अलग है, उनकी पार्टी का कैरेक्टर भी थोड़ा अलग है। हर किसी में कुछ अंतर होता है और लोग अपने स्वभाव के अनुसार ही फैसले लेते हैं। इसके बाद संजय राउत ने राजनीति को साफ करते हुए कहा कि हमें तो जिन लोगों ने धोखा दिया था उन लोगों को अयोग्य घोषित कराएंगे और शरद पवार को भी यही करना चाहिए।
राउत ने कहा कि अयोग्यता का ऐसा ही डर अजित पवार को सता रहा है, इसलिए वो शरद पवार के दरवाजे पर खड़े हैं। लेकिन पवार साहब को इस झांसे में नहीं आना चाहिए। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि दोनों पवार की इस बैठक का क्या नतीजा निकलता है। हालांकि पवार इस मुलाकात पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए हुए बंगलुरु निकल गए, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में यह सवाल आने वाले कई दिनों तक छाया रहेगा कि शरद पवार और अजित पवार मिलकर तो कोई खिचड़ी नहीं पका रहे हैं, क्योंकि अगर सब कुछ जैसा दिख रहा है वैसा ही है तो फिर अजित पवार ने शरद पवार के पूरे अस्तित्व और हैसियत को ही चुनौती दे डाली है, और निश्चित तौर पर यह शरद पवार के बर्दाश्त के बाहर रहा होगा। फिर शरद पवार अजित पवार को लेकर इतने नरम क्यों हैं? या फिर उनकी राजनीति का यही तरीका है कि वो संभावनाओं का कोई भी दरवाजा कभी भी बंद नहीं करते? शरद पवार ने बगावत के बाद भावुक होकर कहा था, याद कीजिएगा, कि वो पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे और जनता के बीच जाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर उन्होंने अभी तक बागी विधायकों की अयोग्यता को लेकर कोई गंभीर कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की है? इतना ही नहीं, अजित पवार ने अपने आप को एनसीपी का अध्यक्ष घोषित कर डाला, अपना संगठन बना दिया, अपना दफ्तर बना लिया, लेकिन शरद पवार इस पर खामोश बैठे रहे। यहां तक कि अजित पवार ने चुनाव आयोग में एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा कर दिया, तब भी पवार ने कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने केवल इस बात पर हैरानी जाहिर की कि चुनाव आयोग ने भतीजे की याचिका की सूचना उन्हें क्यों नहीं दी। आपको याद हो तो अजित पवार के शपथ लेने के तीसरे दिन शरद पवार ने दिल्ली में सभी राज्य प्रभारियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में शपथ लेने वाले सभी 9 बागी विधायकों के साथ राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और एसआर कोहली को पार्टी से निकाल दिया गया था। इस पर अजित पवार गुट ने कहा था कि एनसीपी का नेतृत्व किसके पास है, पहले इसका फैसला हो जाना चाहिए, और यह काम चुनाव आयोग का है, तब तक कोई भी बैठक नहीं बुला सकता। यह सीधे सीधे शरद पवार को चुनौती थी। लेकिन सवाल है कि अगर पार्टी अजित पवार की है, अधिकांश विधायक सांसद उनके साथ हैं, तो फिर वो शरद पवार की चौखट पर एड़ी क्यों घिस रहे हैं? जबकि वो खुद कह रहे हैं कि शरद पवार ने खुद न तो उनसे बात की और ना ही किसी और से कुछ कहा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ हमारे वीडियो के सारे लिंक्स आपको तत्काल मिल जाया करेंगे। नमस्कार।